नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देर किए कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 3, अपना अपना भाग्य। और इसका परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि अपना अपना भाग्य कहकर कैसे हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। इस कहानी में निम्न वर्ग के एक बालक की दयनीय आर्थिक स्थिति के माध्यम से विभिन्न वर्गों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। यह एक ऐसे ग्रामीण बालक की कहानी है जो गरीबी से तंग आकर नैनीताल आ जाता है। लोगों की कठोरता और स्वार्थी स्वभाव उसके अंतर हृदय को झकझोर कर रख देते हैं। ठीक है बच्चों, और किस प्रकार यह कहानी में होता है, चलिए आइए शुरू करके कहानी को जानते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क किनारे बनी एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा सी देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। मतलब बच्चों, जो लेखक है वह बच्चों कहाँ है, वह नैनीताल में है। बहुत देर तक यहाँ वहां बिना बात के घूमने के बाद वो सड़क किनारे बनी एक बेंच पर बैठ जाते हैं। फिर क्या देखते हैं कि जो नैनीताल की संध्या है धीरे धीरे उतर रही थी, मतलब अंधेरा बढ़ रहा था। रुई के रेशे से भाप से बादल, जो भाप जैसे बादल है, उनके सर के आसपास मंडरा रहे थे। सिरों को छू छू कर बेरोक टोक यहाँ वहां घूम रहे थे। इधर से इधर जाते, इधर से इधर जाते थे। फिर हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर भी वह नीले दिखते थे। हल्का प्रकाश था, अंधियारा था, लेकिन फिर भी वह कभी नीले दिखते थे, कभी सफेद, और फिर जरा सी देर में क्या बन जाते थे वो बच्चों, अरुण बन जाते थे। जैसे वो हमारे साथ कोई खेल खेलना चाहते हैं। मतलब उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था व्यक्ति को कि जैसे कि वह जो बादल है उनके साथ खेलना चाहते हैं। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्त, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। मतलब बच्चों, जो ताल थे, तालाब में किश्तियां यानी कि जो नाव है छोटी छोटी, वह अपने सफेद पाल जो उनके थे वह उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर के इधर से उधर वह जाती जा रही हैं। फिर कुछ अंग्रेज अपनी सुई सी शक्ल लेकर के डोंगियों को शर्त बांध करके सरपट दौड़े जा रहे हैं। तो कई किनारे पर कुछ आदमी बंसी पानी में डाल करके क्या मछली चिंतन कर रहे हैं, एकदम सधैर्य, एकाग्र और एकस्थ होकर के। सड़क पर से नर नारियों का अविरत प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। अधिकतर वह गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी थे उसमें। वह पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। और बच्चों, जो सड़क थी उसका विवरण इस प्रकार करते हैं लेखक कि सड़क पर आने वाले जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था और जो वहां पर लोग थे उसमें ज्यादातर जो राजसी और रेशमी वस्त्र पहने अंग्रेज थे और चित्रों से लपटे हुए कुछ गरीब पहाड़ी थे जो जिन्होंने उनके घोड़ों की लगाम को पकड़ रखा था। जैसे कि मानो उन पहाड़ियों ने मान लिया हो कि उन्होंने अपना सम्मान कुचल करके शून्य बना लिया है और बड़ी तत्परता से दुम हिलाना वो सीख गए हैं अंग्रेजों के सामने। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहे थे। घंटे के घंटों बीत गए थे बच्चों वहां बैठे बैठे। लेखक को अंधकार और भी ज्यादा बढ़ गया था। सफेद होकर जो बादल थे, सफेद होकर क्या हुए थे, जम गए थे बर्फ के रूप में। हम वहीं के वहीं बैठे थे और वो दोनों बच्चों कहाँ थे, अपनी ही बेंच पर स्थिर बैठे हुए थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। हमारे देखते ही देखते एक घने पर्दे ने आकर सबको ढक लिया।
अब बच्चों वो वहां बैठे थे, बैठे बैठे सर्दी ज्यादा तेज हो गई थी, उनके जो ओवरकोट थे वो भीग गए थे और देखते ही देखते एक अंधेरे की मोटी चादर ने सबको वहां पर घेर लिया था। रोशनियां मानो मर गई थी, मतलब रोशनी बच्चों वहां से गायब हो रही थी। जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए थे। मतलब बच्चों, जो जगमगाहट थी वहां पर अंधेरे और बर्फ की चादर के कारण क्या है, ढकते जा रहे थे। नंगे नंगे काले काले पहाड़ थे बच्चों, वो भी इस बर्फ में ढक गए हैं। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। और वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोहरा कभी भी नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था, और जो कोहरा था वो बच्चों, वो टप टप करके ऊपर से टपके जा रहा था। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए, और फिर उसके बाद उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उन्हें लगा कि होटल जाना चाहिए, और वह अपने अपने होटलों की तरफ चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिप सो जाना चाहता था, पर साथ के मित्र की झनक कब उठेगी और कब थमेगी इसका क्या ठिकाना है। रास्ते में बच्चों दो वकील मित्र थे जिन्होंने अपना होटल खोला हुआ था बच्चों, और वकील, जो दोनों वकील मित्र हैं, छुट्टी लेकर चले गए थे वहां से। हम और वो जो लेखक था और उसके मित्र थे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, और लेखक को भी ठंड लग रही थी, और वो सोचता, ताल के किनारे किनारे चलते हुए वह सोचता है कि कोट पर अगर एक और कंबल होता तो अच्छा रहता, सर्दी से और निजात मिल जाती। वह चाहता था कि वो जल्दी से अपने कमरे के होटल में जाए और कंबल में घुस करके, गर्म गर्म कंबल में घुस करके खुद को गर्माहट दे। और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। अब बच्चों, वो उनको सुनाई देता है कि वह कहते हैं कि यह पता नहीं अब कैसे होगा, ये कैसे जाएंगे, यहाँ से कब उठेंगे, ऐसा ही वो सोच रहे होते हैं। तभी उसका भी कुछ अलग अंदाज है, मतलब उसका वहां बैठे रहने का भी बहुत अलग अंदाज है। तभी उनके जो दोस्त है, मित्र है जो बैठे हुए, वह कहते हैं, आओ जरा यहाँ बैठे। मतलब वो जो चलते चलते जा रहे थे, अब वो कहते हैं, आओ चलो इस बेंच पे एक जगह बैठने के लिए कहते हैं। और क्योंकि वह जाना चाहते थे, जो उनके मित्र हैं, वो उनको एक बेंच पर बैठने के लिए कहते हैं, किंतु जो लेखक है वो क्या चाहते थे कि वो जाएं अपने होटल में और गर्माहट के साथ अपने बिस्तर में घुसकर बैठें। हम उस कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे की उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ तो मैंने खींच कर कहा, चलिए भी। अब उस कोहरे में बच्चों वो जाकर के उस बेंच पर दोनों जने बैठ गए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गए, लेकिन उनके मित्र ने वहां से उठकर जाने का होटल की तरफ कोई इशारा तक ना दिया, संकेत तक ना दिया। तभी उन्होंने खुद ही चीख करके कहा कि चलिए भी यहाँ से अब। फिर हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। अब जब उन्होंने बोला, हाथ पकड़ के जब बैठा लिया बच्चों, तो उनके पास बैठने के अलावा और कोई चारा ना था। वो वहीं बैठे हुए थे और चुप चुप बैठे बैठे तंग हो रहे थे कि अचानक से उनके मित्र बोलते हैं कि देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूरत हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। अब जब उन्होंने एकदम ध्यान से देखा तो क्या दिखा, कोहरे की सफेदी में एक काली सी सूरत लेकर कोई सामने से आ रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा, गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। अब 3 गज की दूरी से ही बच्चों उस बालक का चेहरा उन्हें दिखने लग गया। वह मात्र कोई 10 बरस के आसपास की उम्र का कोई बच्चा रहा होगा। गोरे रंग का था, लेकिन गंदगी के कारण, मैल के कारण काला मालूम होता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, बट बहुत ही उदासी और सुनी थी। और जो बच्चों उसका माथा था, जैसे मानो अभी से ही झुर्रियां खा गया है।
मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। जैसे ही मित्र ने आवाज दी ए, उसने क्या किया, जाग करके वह मित्र के पास आ गया। फिर पूछा गया उस बच्चे से, तू कहाँ जा रहा है रे? उस बच्चे ने उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी, मतलब सूनी आंखों से उन दोनों की तरफ देखा। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? उससे फिर से उस बालक से पूछा गया। बालक मौन मूक फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। उसके मुंह से तो कुछ ना बोला, लेकिन उसका चेहरा भी कुछ बोल रहा था, और यह बोलता हुआ चेहरा लेकर के वो वहां खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? उससे फिर पूछा गया। बालक कहता है, यही कहीं। कल कहाँ सोया था? उससे फिर पूछा जाता है। बालक कहता है, दुकान पर। फिर पूछा जाता है, आज वहां क्यों नहीं? फिर नौकरी से हटा दिया। मतलब वो पूछते आज वहां क्यों नहीं सोओगे? तो बालक कहता है, नौकरी से हटा दिया। फिर वह उससे पूछा जाता है उस बालक से कि क्या नौकरी थी? फिर बालक कहता है, सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। ऐसा बालक जवाब देता है। फिर वह व्यक्ति पूछते हैं उससे, फिर नौकरी करेगा? तो बालक कहता है, हाँ। बाहर चलेगा? तो फिर बालक कहता है, हाँ। आज क्या खाना खाया? फिर बालक कहता है, कुछ नहीं। और आप इस चित्र में भी देख सकते हैं बच्चों, किस प्रकार से ये दोनों जो है इस बालक से प्रश्नोत्तरी किए जा रहे हैं। अब आगे देखिए, अब खाना मिलेगा? मतलब ऐसा बालक से फिर पूछा जाता है। बालक कहता है, नहीं, यूं ही सो जाएगा। फिर बालक से पूछते हैं। बालक कहता है, हाँ। फिर पूछा जाता है बच्चों, कहाँ? फिर बालक कहता है, यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। फिर पूछा जाता है। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहता है, केवल आंखें बोलती है और मुंह से वह चुप रहता है। आंखें मानो बोलती थी। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। मतलब उसकी आंखें देख करके यह लगता था कि वह आंखों से बोलना चाहता है कि यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न पूछते हो। माँ बाप है? फिर पूछते हैं दोनों उस बालक से। फिर वह कहता है, हाँ है, मतलब है। फिर वह पूछते हैं, कहाँ है? कोस दूर गांव में है, ऐसा बालक बोलता है। फिर पूछा जाता है बालक से कि तू भाग आया? फिर बालक कहता है, हाँ। फिर पूछते हैं, क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों यहाँ साथ आए थे, वह अब नहीं है। मतलब बच्चों कि इस बालक ने आगे अपने उत्तर में बताते हुए कहता है कि मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, मैं पास की गांव से हूं, और क्योंकि मेरे पिताजी भूखे रहते थे और परेशान होकर मुझे मारते थे, माता भूखी रहती थी और परेशान होकर रोती थी, इसीलिए मैं भाग आया हूं। और मैं अकेले नहीं आया था, मेरे साथ एक और लड़का था जो उसी गांव का था, मुझसे बड़ा था, लेकिन वह अब नहीं है। फिर दोनों पूछते हैं उस बालक से, कहाँ गया? फिर वह बोलता है, मर गया। इस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई थी। ऐसा ऐसा दोनों लोगों ने सोचा। मुझे अजरज हुआ, दर्द हुआ, पूछा, मर गया? ऐसा लेखक ने दोबारा से पूछा उससे। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। बालक ने क्या बोला कि साहब ने मारा उसे और वह मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल, ऐसा दोनों बोलते हैं। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मतलब जो वकीलों का होटल था वहां पर। उन्होंने ऐसे पुकारा, वकील साहब। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए, और आवाज सुनकर वो ऊपर के कमरे से उतर करके नीचे आए। कश्मीरी दोशाल लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए। मतलब बच्चों जो ये वकील थे वो उतर के आए, कश्मीरी दुशाला लपेटे हुए थे, मोजे चढ़े हुए, पैरों में क्या थी, चप्पलें पहने हुई थी उन्होंने, और स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, और वो बोले, ओहो, फिर आप कहिए, ऐसा उन्होंने कहा। आप बच्चों इस पिक्चर में, इस चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार वह अपना वृतांत जो है इन दोनों को बता रहा है। फिर देखिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना, देखिए ये लड़का, लेखक ऐसा पूछता है उन दोनों से, कहाँ से लाए इसे, आप जानते हैं? मतलब ऐसे वकील लोग पूछते हैं उनसे कि कहाँ से लाए हो, क्या आप इसे जानते हो? जानता हूं, ये बेईमान नहीं हो सकता, ऐसा लेखक कहते हैं। अजय, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुण छुपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मतलब ऐसा झुंझलाते हुए वकीलों ने उस लेखक को कहा कि कहीं से भी उठा लाए, ये तो पहाड़ी लोग हैं ना, ये बहुत ही चालाक होते हैं,
कोने कोने के रोम रोम में क्या है, एक चालाकी का गुण छुपा हुआ है। आप भी कहीं से उठा लाए और कहते हो कि ये लो नौकर लो, ऐसा उन्होंने कहा। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा, ऐसा लेखक ने कहा। आप भी जी, बस खूब है, ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाएगा। फिर उन्होंने वकीलों ने कहा कि आप भी बहुत खूब कहते हैं, ऐरे गहरे किसी को भी हम नौकर बना ले और फिर वो एक दो दिन में अगले दिन क्या करेगा, सारा कीमती सामान लेकर के चंपत यानी के भाग जाएगा। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं, ऐसा लेखक ने कहा। क्या माने खाक, वकीलों ने बोला। आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं, ऐसा किसने बोला, वकीलों ने बोला, और उनको विदा करके वह सोने जाना चाहते थे। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर झटपट सोने चले गए। जो 4 रुपए का दिन का किराया था, उस कमरे में मसहरी सजी हुई थी और वहीं वो दोनों वकील दोस्त जो है सोने के लिए चले गए। फिर देखिए, वकील साहब के चले जाने पर होटल से बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराशा भाव से हाथ बाहर कर वे मेरी ओर देखने लगे। जो वकील साहब थे बच्चों, उनके चले जाने के बाद मित्र ने क्या किया, अपने जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद तुरंत हाथ निकाल करके कुछ निराशा भाव से बोला मेरी ओर देखते हुए कि क्या है। मैंने पूछा, मतलब वो कुछ देखते हुए कुछ कहना चाहते थे। तभी लेखक ने पूछा उनसे कि क्या है। फिर उसके मित्र, लेखक के मित्र बोलते हैं, इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट है, नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं। लेखक ने फिर ऐसा जवाब दिया। मित्र ने उनके देखने पर क्या कहा कि मैं इसे कुछ खाने के लिए पैसे देना चाहता था, लेकिन मेरे पास लगता है 10-10 के ही नोट है। फिर लेखक बोलते, शायद मेरे पास भी केवल नोट ही है। सचमुच मेरी जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब। अब दोनों ने अंग्रेजी में बात करी। अंग्रेजी में बात करने के बाद और वो बोलने लगे कि मेरे पास भी, मतलब लेखक के पास भी क्या थे, केवल नोट ही थे। फिर इस बीच में बच्चों, जो बालक था, उसके मुंह से, उसके दांतों से कटकटाने की आवाज आने लगती थी बीच बीच में, क्योंकि बच्चों वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। फिर उसके बाद मित्र ने फिर पुनः पूछा तब। मैंने कहा, मतलब मित्र ने कहा, सॉरी, मतलब लेखक ने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सपक कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं। मतलब उनके मित्र ने क्या कहा बच्चों, कि मैं दे दूंगा तो मेरा बजट बिगड़ जाएगा। दिल में जितनी दया है, उतने जेब में नोट नहीं है। तो जाने दो, दया ही इसी जमाने में बहुत है। ऐसा किसने बोला, लेखक ने। मैंने कहा, चुपचाप। मित्र चुप रहे और ये कहने के बाद मैंने देखा कि मित्र जो है वो चुप थे, ऐसा लेखक कहते हैं। जैसे कुछ सोचते रहे, फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल दी पव जानता है, ऐसा उन्होंने पूछा कि होटल दी पव जानता है। और उन्होंने कहा कि आज तो कुछ नहीं हो सकता है लेखक ने, अब तुम हमें कल मिलना। कहाँ मिलना, होटल दी पव। ऐसा उन्होंने जानता है कि नहीं, ये उससे पूछा, उस बालक से। वही कल 10 बजे मिलेगा, ऐसा पूछते हैं बालक से। बालक कहता है, हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर। फिर वह कहता है लेखक, हाँ हाँ ढूंढ दूंगा। मतलब वह कहते हैं लेखक कि हाँ हाँ काम ढूंढ दूंगा। फिर क्या, तो जाऊं, ऐसा बालक पूछता है। लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ, ठंडी सांस खींचकर फिर मित्र ने पूछा, कहाँ सोएगा। अब ठंडी, हाँ, उन्होंने हाँ तो बोल दिया कि ठीक है जाओ। फिर मित्र ने ठंडी सांस लेकर के सोचा, उससे पूछा कि कहाँ सोएगा अब। तो बच्चा कहता है, यही कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बड़ा और कुहरे में मिल गया। अब वो ये सुनकर उस बच्चे की बातें सोचने लगे। इतने में ही क्या हुआ, जो बालक था वो प्रेत गति, मतलब बहुत तेज चाल से चलता हुआ कुहरे में मिल गया, मतलब दिखने गायब हो गया। और उसने क्या जवाब दिया था बच्चों, उसने कहा था यहीं कहीं बेंच पर सो जाऊंगा, पेड़ के नीचे सो जाऊंगा, दुकान की भट्टी के पास सो जाऊंगा। यही उसका इरादा था, सोने का। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोट को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। मतलब इतनी तेज और ठंडी हवा थी बच्चों कि बताओ, उनका कोट को भी पार करके अंदर सीने में उनके चुभती थी।
सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास कम बहुत कम कपड़े हैं। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा कि बहुत ज्यादा ठंड है और जो उसके पास कपड़े हैं बच्चों वो बहुत ज्यादा कम है। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। लेखक ने क्या बोला बच्चों कि यह संसार है, और ऐसी फिलॉसफी जानने के बाद उसने अपने मित्र को कहा कि चलो पहले होटल में अपने आप को खुद को बिस्तर में जा करके गर्म कर लो, उसके बाद दुनियादारी सोचना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। किसने कहा बच्चों? मित्र ने कहा। फिर देखिए, दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल होटल दी पव में नहीं आया। मतलब अगले दिन जहां उन्होंने उसको बुलाया था होटल दी पव में, अगले दिन वो वहां नहीं आया था। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी, और उसके बाद जब वह लड़का नहीं आया, उन्होंने अपनी नैनीताल की यात्रा को खत्म करने की सोची और खत्म करके चलने को वो तैयार हो गए थे। उन्होंने यह फिक्र नहीं की कि वह लड़का नहीं आया। कुछ ज्यादा इस बारे में सोचने की उन्होंने जरूरत भी नहीं समझी थी। मोटर में सवार होने ही वाले थे कि समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। मतलब बच्चों, उन्हें अगले जब वो मोटर में सवारी होने वाले थे, उन्हें क्या सूचना मिलती है कि पिछली रात एक 10 वर्षीय बालक, जो उसी के हूबहू उसका परिचय था, वह ठंड से ठिठुरकर मर गया है। ऐसे उनको यहाँ जानकारी मिलती है। उसके बाद वह आगे क्या देखते हैं, उसको किस तरीके से उसका विवरण करते हैं कि उस बालक को मरने के लिए वही काली कमीज, मैली कमीज, वही 10 वर्ष की उम्र और वही बर्फ से ठंड से ठिठुरकर मरना लिखा था। और बोलते हैं इसके साथ वो भी कि यही सारी चीजें तो सब लोगों ने उसके पास बच्चों छोड़ी थी। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। और कुछ बताने वालों ने यह बताया कि उसकी मुंह पर, हाथ, मुट्ठियों पर और छाती में बर्फ की कुछ चादर सी जम गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य है। अब जिस तरीके से उसका विवरण मिलता है, तो वो सोचते हैं दोनों कि जो प्रकृति है, लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं किया, दुर्व्यवहार किया, और इसीलिए प्रकृति ने ही उसे अपनी सफेद ठंडी बर्फ की चादर से उसे ढक करके अपनी गोद में ले लिया है। और इसके बाद जो लेखक है वह सब कुछ सोचते हुए सुनने के बाद कहते हैं कि सबका अपना अपना भाग्य है। और इस प्रकार से बच्चों वह अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य को भी यहाँ टाल देते, जो कि हमने इसकी प्रस्तावना में पढ़ा था कि सब बिना किसी की मदद, किसी की मजबूरी को यहाँ पर अपना अपना भाग्य कह करके उसके दुख को टाल दिया जाता है। तो बच्चों, इस कक्षा में केवल इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आपका ध्यान रखिए। नमस्कार।